हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपके केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहां साथ मिलकर क्या करते हैं, हम करते हैं अपने केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस और अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। इस चैप्टर के अंदर किया क्या क्या है, हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा, याद है या भूल गए? क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है मेटल्स के बारे में बच्चे, राइट, एंड ऑल्सो नॉन मेटल्स के बारे में। हमने क्या किया, वी हैव 118 एलिमेंट्स ऑन अर्थ, राइट। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118। तो इससे हमें क्या पता चला, ओ माय गॉड, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सभी जो हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे। तो हम आखिर कैसे इतने ढेर सारे एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे? ये काम तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब हमें इसे थोड़ा सा इजी बनाना है, थोड़ा सा ऐसा कर दें कि हमें इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग से प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल भी और केमिकल भी, वो ना पढ़नी पड़े। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने सभी एलिमेंट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, राइट। हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि हम पहले ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चे? जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है मेटल्स, ओके। और जो दूसरा सेकेंड ग्रुप हमारे पास आता है उसका क्या नाम है? नॉन मेटल्स। अब मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स जो कुछ खास तरीके की, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें शो करते हैं। और नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हमें दिखाते हैं, शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और नॉन मेटल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, दिखाएंगे, ओके। जैसे कि मेटल्स मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, लस्ट्रस भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, ओके। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी एलिमेंट के अंदर आप नोटिस करेंगे, देखेंगे। सपोज मैंने आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। क्या है वो क्वेश्चन? मैंने आपसे पूछा कि जरा बताइए, क्या ये जो मटेरियल, जो एलिमेंट मैंने आपको दिया है, क्या वो एक मेटल है या फिर नहीं है, राइट। अब ये डिसाइड करने के लिए कि वो मेटल है या फिर मेटल नहीं है, किस चीज का यूज किया जाएगा? इन सभी चीजों का यूज करेंगे, इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हम ये ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये सभी प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट शो कर रहा है, वो मटेरियल दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? मेलिएबिलिटी, मेलिएबल सब्सटेंस है या नहीं है। मेलिएबल किसे कहते हैं? वो मटेरियल, अगर आपने मटेरियल लिया, ओके, देन आप लीजिए एक हथौड़ा, हैमर, और उसे बीट कीजिए। ऑन बीटिंग विद द हैमर
अगर अगर वो जो मटेरियल है, एलिमेंट है, वो फ्लैट, एक थिन शीट, पतली सी शीट फॉर्म कर रहा है, तब आप कहेंगे यस इट इज मेलिएबल इन नेचर। ओके, देन सेकंड क्या है, वी हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मटेरियल डक्टाइल है या फिर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो दिमाग पर जोर दीजिए, मैंने आपको बताया था कैसे पता चलेगा। मटेरियल लीजिए और उसे स्ट्रेच करके देखिए, अगर वो थिन वायर्स फॉर्म करता है तो वो डक्टाइल है, राइट। लस्ट्रस मींस शाइन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमारे जो हैं उनके ऊपर होता है एक शाइनी सरफेस प्रेजेंट, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं क्या, मेटल्स, और होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कितने सारे मेटल्स हैं जिनसे हम खाना पकाने के लिए बर्तन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में मम्मी सब्जी बनाती है, तो वो आयरन क्या है, वो आयरन एक मेटल ही तो है, राइट। और वो लोहे की कढ़ाई क्यों यूज की जा रही है, खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट करता है इसलिए। देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स जो हमारी हैं वो बेसिकली बनाई किससे जाती हैं, कॉपर मेटल से, या फिर समटाइम्स एल्यूमिनियम वायर्स आर पॉसिबल। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही हैं मेटल्स। ओके, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वायर्स जो हमारी हैं वो जहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाई जा रही है, वहां से उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर सीधा पहुंचाते हैं हमारे घर तक, तभी तो हम आराम से लाइट जला पाते हैं, पढ़ पाते हैं, राइट। इतनी गर्मी में एसी, फैन, कूलर चला पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा कौन रहा है, वो पहुंचा रही हैं वो लंबी लंबी तारें जो बनाई गई हैं एक मेटल से, राइट। देन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है बच्चे, वो सभी एलिमेंट्स जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते। ओके, दे आर ऑलमोस्ट द ऑपोजिट ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स होते हैं बिल्कुल उनके उल्टे होते हैं नॉन मेटल, जैसे कि दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन ductile, non-lustrous, and they are brittle. Bad conductor of heat and electricity. राइट, तो ऑलमोस्ट जो सारी प्रॉपर्टीज हमारे मेटल शो कर रहे हैं, नॉन मेटल्स इनसी उल्टी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ना तो मेलिएबल हैं, ना ही ये डक्टाइल हैं, और ना ही लस्ट्रस यानी कि शाइनी हैं। ये कैसे हैं, ब्रिटल है, हथौड़े से पिटाई करने पर टूट जाते हैं और स्ट्रेच करने पर, खींचने पर भी टूट जाते हैं। तो ये कैसे हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ओके, देन वी हैव डिस्कस व्हाट, उसके बाद क्या पढ़ा था, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनके रिएक्शन देखे थे। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, राइट। मेटल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। देन हमने देखा था मेटल्स जो हैं ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और कैसी रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, याद है ना, एक वर्ड यूज किया था क्या,
गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट। कैसी इनके बीच में रिश्तेदारी है, किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिश्ता है लेन देन का। क्या करते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, इस इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए बाहर, बाहर निकालो इसे, तब हम स्टेबल बन जाएंगे। और वहीं नॉन मेटल जो है वो इस फिराक में बैठे रहते हैं, कहीं से इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो हम भी स्टेबिलिटी में पहुंच जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। तो जैसे ही वो मेटल जो कि इस फिराक में है कि इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकूं जल्दी से, वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना मेटल, वैसे ही जो नॉन मेटल है वो उसे झपट्टा मार के फटाफट से पकड़ लेता है और दोनों स्टेबल बन जाते हैं, दोनों आयंस बनके साथ में बना देते हैं एक कैटायन और एक एनायन, जो साथ में बन जाते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, कॉमन सॉल्ट, हम सबका प्यारा प्यारा नमक, जिसके बिना खाना अधूरा, वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड ही तो है। देन हमने डिस्कस की थी मेटल्स की अकरेंस, किस तरीके से नेचर में पाए जाते हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे एक इम्प्योर ओर में से हम अपना प्योर मेटल निकालते हैं, राइट। वो टेक्निक्स डिस्कस करी। अब देखते हैं आज क्या करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, किस तरीके से किस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व करेंगे ये भी देखा। तो आज भी अपने क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। क्या क्या दिया आपको, मैंने पकड़ा दिया है एक हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब, तारे वायर्स और एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अब आपको क्या क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जरा इन सभी सामान यानी कि जो जो चीजें हमने आपको पकड़ाई है ना, उसी के साथ में हमने आपको दो चीजें दे दी। अब ये नहीं बताया कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर कर आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ओके, तो दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि आखिर क्या करके ऐसा क्या आप करेंगे कि आप ये बता पाएं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको पकड़ाया जा रहा है एक हैमर, हथौड़ा। तो हैमर वर्ड कहीं सुना सुना सा तो लग रहा है, राइट, लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हमने चैप्टर के अंदर हैमर से कुछ ना कुछ तो किया था। वो क्या किया था, हमने ये देखा था मेलिएबल सब्सटेंस कौन से हैं, राइट। हमने क्या देखा था, मेलिएबल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या फॉर्म करेंगे, थिन शीट्स ऑन हैमरिंग, राइट। इसका मतलब कि, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं मेलिएबल, वो थिन शीट्स बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेलिएबल, वो थिन शीट्स फॉर्म नहीं करते, राइट। तो हमें क्या पता है, दैट मेटल्स आर मेलिएबल। ओके, तो हम कैसे बता सकते हैं बच्चे, देखिए
यहाँ पर हमने लिया अपना मटेरियल, सपोज ये मेरा मटेरियल है जो मुझे आपने दिया था पता लगाने के लिए कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। उसी के साथ में आपने मुझे पकड़ाया है एक हथौड़ा भी, हैमर भी, तो मैं इस मटेरियल को पीटना शुरू कर दूंगी, बीट करने लग जाऊंगी। किससे? हैमर की मदद से। अब जब मैं इसे हैमर की मदद से बीट कर रही हूं, ध्यान देना है क्या ये थिन शीट फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। सपोज इसने थिन शीट फॉर्म कर दी, वेरी नाइस। तो अब मैं क्या कहूंगी कि ये है एक मेटल, राइट? क्यों है मेटल? क्योंकि ऑन हैमरिंग इसने फॉर्म करी है एक थिन शीट, राइट? तो ये क्या है? एक मेटल है। अब वहीं दूसरी जगह दूसरा मटेरियल भी था भाई, इसको जब मैंने हैमर से बीट किया, इसे हैमर से पीटा, तो ये टूट गया, पर इसने थिन शीट फॉर्म नहीं करी। क्या करा इसने? ये टूट गया। ओके, अब ये टूट गया, इसका मतलब थिन शीट भी नहीं बना रहा, हैमरिंग करने पे टूट गया, तो ये मटेरियल कहलाएगा ब्रिटल इन नेचर। कैसा है? ब्रिटल है, राइट? तो यानी कि जो थिन शीट बना रहा है वो है आपका मेटल, और जो थिन शीट नहीं बना रहा है वो है आपका नॉन मेटल। ओके, तो ये तो हमने हैमर की मदद से बता दिया कि हम कैसे बताएंगे कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा है जो कि नॉन मेटल है। अब हमें क्या करना है? अब हैमरिंग की मदद तो ले ली, लेकिन उसी के साथ में और चीजें भी तो दी गई हैं, जैसे कि बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच। अब जब ये सभी दिमाग में आता है, बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच, तो दिमाग में अपने आप घूमने लगता है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इन सभी चीजों में क्या देख सकते हैं? इनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है या फिर नहीं है। क्या वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा? ओके, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है मेटल्स जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, राइट? तो अब हमें क्या करना है? इन सभी दी गई चीजों के साथ एक हमें सेटअप बनाना है। ओके, एक सर्किट बना लेंगे। क्या करेंगे? सपोज बल्ब लिया हमने, देन बैटरी से कंडक्ट किया, यहाँ पे हमने एक स्विच भी लगा लिया। ओके, अब यहाँ बीच में हमें क्या लगाना है? सब्सटेंस, जो भी मटेरियल है वो लगा दिया। अगर क्या हुआ बच्चे, बल्ब जब हम स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ओके, बल्ब कब ग्लो करेगा? जब जो आपने मटेरियल लगाया है अपने सर्किट में, अगर ये मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा, और आपका जो बल्ब है, जो बत्ती है, वो जल जाएगी, राइट? तो उस केस में अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब जो मटेरियल हमने बीच में यूज करा, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
राइट। और वहीं अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करा, दिमाग की बत्ती जलाओ सुना होगा, तो वैसे ही अगर बत्ती जल गई तब तो गुड कंडक्टर, और अगर दिमाग की बत्ती की तरह इस बल्ब की बत्ती भी नहीं जली तो क्या है ये है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम क्या कहेंगे, इफ बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब नहीं जला, दैट मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। अब इस केस में देखिए, हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, लेक्चर में पढ़ा है क्या, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो जहां पर बत्ती जली है, बल्ब जला है, वो क्या है, वो एक मेटल है, राइट। वही नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, जब बल्ब नहीं जला, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उस समय पे यूज किया गया मटेरियल कैसा होगा, क्या नेचर होगा उसका, वो होगा एक नॉन मेटल। ओके, वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी का ही बी पार्ट है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली वही पूछ रहा है कि जो आपने टेस्ट बताए, हमने क्या बताया, एक तरफ आप हैमर की मदद से बता सकते हो कि सब्सटेंस मेलिएबल है या फिर नहीं है, राइट। एंड दूसरी साइड आप with the help of बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर्स, आप ये बता सकते हो कि जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब पूछ रहे हैं, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस तरीके से यूजफुल है, क्योंकि ये क्या बता रहा है हमें, मेलिएबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो हमें बता रहा है कि क्या वो थिन वायर फॉर्म करेगा तो वो मेटल है, नहीं करेगा तो वो नॉन मेटल है। ओके, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर वाला, वो हमें बता रहा है अगर बल्ब ग्लो करेगा दैट मीन्स द सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल है भाई, इसीलिए तो कंडक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। और वहीं अगर बल्ब नहीं जला तो वो बन जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। ओके, अब यहाँ बोल रहे हैं इन दोनों चीजों की यूजफुलनेस बताइए, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मेलिएबल नेचर से हमें पता चल जाएगा कि वो एक मेटल है, राइट। जो भी सब्सटेंस मेलिएबल होगा दैट विल बी अ मेटल, राइट। और अगर नॉन मेलिएबल है तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा एक नॉन मेटल, राइट। इसी तरीके से यूजफुलनेस हमारी कंडक्टर की भी आती है, किसकी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, उस केस में वो क्या होगा, एक मेटल होगा, राइट, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब जो है वो नहीं ऑन हुआ, नहीं जगमगाया, तब क्या बन जाएगा वो मटेरियल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में हम कहेंगे कि ये पक्का एक नॉन मेटल ही होगा, तभी तो इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्जेस को इसने नहीं पहुंचाया। ओके, नेक्स्ट चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ठीक है, क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? ये इस तरीके के ऑक्साइड होते हैं जो कि बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और साथ में एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक बारी क्विकली याद दिला दूं, हमें पता है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। वहीं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं बट मोस्टली हम जनरल लेके चल रहे हैं। मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसा बिहेवियर देते हैं? बेसिक बिहेवियर। वही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो दिखाते हैं एसिडिक बिहेवियर इन सॉल्यूशन। अलग अलग दिखा रहे हैं, राइट? पर बात आती है कहाँ? आके बात रुकती है इन पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जिनका पेट एक खाने से नहीं भरता, उन्हें दोनों ही वैरायटी चाहिए। समझ रहे हो? जो क्या होते हैं, जैसे हम कई लोगों को बोलते हैं ना, यार ये पर्सन जो है ना बहुत अच्छा है, राइट? उसके बारे में एक वो होती है, और दूसरा कोई और बंदा होगा, उसका हम कहते हैं इसका बिहेवियर ना थोड़ा रूड है, बेकार बंदा है, गंदा बिहेवियर है इसका, राइट? कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है। पर कई लोगों की पर्सनालिटी होती है डुअल पर्सनालिटी। वो क्या करते हैं? दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कभी तो बहुत मीठे चाशनी के जैसी बातें करते हैं और कभी बहुत ही बुरे और रूड बिहेवियर शो करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार दोगला इंसान है ये। कैसा है? दोगला। क्यों? दो बिहेवियर शो करता है, कभी तो स्वीट है और कभी बहुत ही रूड है। दो तरीके के बिहेवियर शो करता है, दोगला है। उसी तरीके से ऑक्साइड्स जो हमारे बनते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड कहते हैं, हम तो बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कहते हैं हम एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे। वहीं कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि दोगले होते हैं। दोगले कैसे होते हैं? दोगले होते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई हम तो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हमने लिखा मेटल ऑक्साइड बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, ये जनरली है, लाइक मोस्टली के लिए अप्लाई होगा, लेकिन एक्सेप्शंस कुछ आते हैं जो कि किस में आ जाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जो दोगले हैं। एसिडिक बिहेवियर भी इन्हें दिखाना है और बेसिक बिहेवियर भी दिखाना है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? These are oxides which show both, दो बिहेवियर दिखाएंगे ये, एसिडिक as well as basic behavior। क्या करते हैं? ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और साथ ही में बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। यानी कि दूसरे तरीके से आप कैसे कह सकते हो? आप ये कह सकते हैं कि ये वो हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। They can react with both acid and base। एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल Al2O3, aluminium oxide can show both behavior. ये ऑक्साइड दोगला है, कभी एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, कभी बेसिक बिहेवियर दिखाता है, और दोनों ही से रिएक्ट भी करता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेसिक से भी. PbO, lead oxide is also amphoteric oxide. एम्फोटेरिक से क्या याद रखना है? ये हमें याद रखना है कि ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं. ये ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और साथ ही में बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तभी तो ये है दोगले नेचर के, दो तरीके का बिहेवियर शो करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट. दो ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे उसके एसिड में से. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HCl. ओके, हमें क्या बताना है? अगर हमने कोई मेटल M लिया, राइट, हमें क्या पता है मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म metal salt and hydrogen gas. राइट, एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या दो चीजें बनती हैं? एक बनता है उस मेटल का सॉल्ट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस. ओके, अब हमें क्या बोला है? एक डाइल्यूट एसिड लिया. कैसा लिया है हमने? डाइल्यूट एसिड. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे HCl को लिया. HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ओके, तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी मेटल M के साथ. अब देखिए दो ऑप्शन हैं, दो रास्ते हैं. अब वो दो रास्ते क्या हैं जरा देख लेते हैं. क्या है वो दो रास्ते? पहला तो ये है, जो ये मेटल है ये हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन से कहेगा चलिए अब आपके यहाँ से फुटने का टाइम आ गया भाई, पतली गली देख रहे हो वो पकड़ लो और यहाँ से सीधा निकल लो, निकल जाओ. राइट, वो ऑप्शन है. अब वो तो जाएगा, मेटल तो जाएगा हाइड्रोजन के पास जो कि एसिड में है. अब ये जो है हाइड्रोजन ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा? ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करता है तब हमने क्या सीखा था? वो कब किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. राइट, इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो दूसरे को बाहर निकाल पाएंगे या फिर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमेशा बार बार पढ़ते हैं क्या? कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन में हम क्या डालते हैं? आयरन नेल डालते हैं. अब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट बनाता है. राइट, और सॉलिड कॉपर अलग निकल जाता है. वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हो रही है. अब जब ये मेटल हाइड्रोजन के पास जाएगा, अब दो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन के पास. या तो ये इस मेटल को मना कर दे, ये कहे कि भाई मैं तो डिस्प्लेस होने वाला नहीं हूं, कर लो जो करना है, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा. ओके, ये वन ऑप्शन. अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि ये हाइड्रोजन चुपचाप पतली गली से निकल ले, चलता बन जाए.
अब कौन डिसाइड करेगा कौन सा रास्ता पकड़ा जाएगा? वो करती है इनकी रिएक्टिविटी, राइट। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है बच्चे, मेटल जिसको मैंने M से डिनोट किया है, वो मेटल जो है वो कैसा हो? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन का मतलब क्या? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ना हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। हम तो इंसान हैं भाई, नीचे बैठे हैं, लेकिन ऊपर कौन है? ऊपर है भगवान जी, जो कि है स्ट्रॉन्ग हम सभी से। उसी तरीके से कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी होता है। जो ऊपर मेटल्स बैठे रहते हैं वो अपने आप को किंग फील करते हैं, और जो नीचे बेचारे बॉटम में बचे होते हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जब भी ऊपर वाला कोई आता है नीचे, वो कहता है चलिए भाई निकल लीजिए, और वो बेचारे चुपचाप निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। अगर मेटल मोर रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकत ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। तो अब जब वो जाएगा ना इस हाइड्रोजन के पास, तो इसके पास रास्ता ही नहीं है, इसे चुपचाप से निकलना पड़ेगा। खली होकर अगर हमारे सामने सपोज खली आ जाए और वो आपके सामने खड़ा हो जाए और वो कहे चलो पतली गली से निकल लो, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके सामने कौन खड़ा है? स्ट्रॉन्ग मेटल, खली खड़ा है। तो अब तो आपको पतली गली से निकलना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है, राइट। वहीं अगर ये मेटल हो लेस रिएक्टिव, राइट, देन हाइड्रोजन। अब ये लेस रिएक्टिव है, इसके अंदर इतना दम, पावर और ताकत नहीं है कि इस हाइड्रोजन को ये निकाल पाएगा, तो उस ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ओके, तो देखिए वी हैव टू कंडीशंस। क्या है हमारे पास? दो रास्ते। पहला है मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और दूसरा है मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो देखते हैं दोनों में क्या होता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन है, जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, वो खली है, खली, ओके, ग्रेट खली है मेटल, तो वो हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन को चुपचाप से निकलना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस के अंदर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि HCl प्लस M जब आएगा तो MCl सॉल्ट बनेगा। देखो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन दी इसकी वैलेंसी कितनी है मेटल की, उसके बेस पे। जैसे MCl2 भी बन सकता है, MCl3 भी बन सकता है। वो ये यहाँ पे क्या दिखाया है मैंने आपको? एक जनरल एग्जाम्पल दिखाया है। प्लस हाइड्रोजन H2 बन के फुटलेगा, पतली गली से निकल लेगा। अब ऐसा मेटल कौन है जो मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन? तो हम कहेंगे कौन है ऐसा? ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जैसे कि मैग्नीशियम, राइट, वी हैव एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं? या सोडियम, ये सभी मेटल्स मोर रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन। ओके, देन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो क्या है? कि ये मेटल है लेस रिएक्टिव देन योर हाइड्रोजन। अब जब इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, राइट, अब आप जरा इसे डाल, जब इसकी रिएक्टिविटी, इस मेटल की रिएक्टिविटी कम है हाइड्रोजन से, अब जब आप इसे ऐड करोगे डाइल्यूट HCl में, अब क्या है? कम रिएक्टिव है, बेचारा कमजोर है। मोटू पतलू कार्टून आता है ना, तो अगर वो पतलू है, M क्या है? पतलू है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ज्यादा, ठीक है, वो इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, वो तो हिलने का नहीं, हाइड्रोजन तो मोटू है। अब वो मोटू अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ओके,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस केस में नहीं होगी। अब ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं, किससे? हाइड्रोजन से। तो वो मेटल्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गोल्ड, सिल्वर। ये कौन से मेटल्स हैं? विच आर इन दी बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे मिलते हैं, इतने नीचे हैं कि हाइड्रोजन से भी ज्यादा कम रिएक्टिव हैं। ओके, तो दो ही कंडीशन होगी, या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। वो दोनों कंडीशंस हमने देख ली विद द एग्जांपल ऑफ मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारे पास इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट? ओके, तो जब हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या पढ़ा था बच्चे हमने? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था। याद है या भूल गए? आई होप याद होगा, फिर भी क्विकली देखते हैं इसमें क्या होता है। जब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वर्ड से ही काफी क्लियर है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। मेटल चाहिए प्योर मेटल, लेकिन वो तो कहाँ प्रेजेंट है? ओर के अंदर, राइट। और क्या होता है हमारा? एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर एक जो स्पेसिफिक मेटल है वो हाई अमाउंट, हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वहां से उस ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। फायदेमंद रहेगा अगर इस ओर से मेटल निकाला जाए। तो हम क्या करते हैं, इस ओर से हमें चाहिए मेटल। अब हम डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कई सारे मेटल्स सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर की तरह हमें मिलते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं पहले ऑक्साइड के ओर में, क्योंकि हमें पता है रिडक्शन आसान, इजी है ऑक्साइड की, और हम तो उसी रास्ते भागते हैं जहां हमें चीजें आसान दिखती हैं, राइट। इजी थिंग्स हैं जो हमें पसंद आती हैं, हर किसी को पसंद आती हैं, आसान रास्ते पसंद आते हैं। तो हमें चाहिए कि जिंक ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, जो एक सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है कि ये जो है ना, इसको अगर हम ऑक्साइड बना देंगे, जिंक सल्फाइड से ऑक्साइड बना देंगे, तो हम इजीली उस ऑक्साइड की रिडक्शन करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करा के उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड ओर के अंदर। फिर वहां से क्या करते हैं, उस ऑक्साइड ऑफ मेटल की हम रिडक्शन कराते हैं। ओके, सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्साइड की रिडक्शन करवा के हमें मेटल मिल जाता है। अब मेटल तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आता है क्या एक्सट्रैक्शन के बाद, कब मिला है ये मेटल? आफ्टर एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन ये आता है क्या ये प्योर है? ये आता है क्या सवाल। आज का सवाल मुद्दा क्या है, क्या जो एक्सट्रैक्शन से इतने सारे मेथड्स अप्लाई करके ये मेटल निकाला था भाई, इतनी मेहनत से निकाला था, ये प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो जनरली क्या होता है, ये होता है इम्प्योर। काफी सारे केसेस में इसके साथ में काफी सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपना मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम करते हैं क्या, ये करते हैं कि
अपने मेटल को, इम्प्योर जो मेटल मिला था उसे लेते हैं एक इलेक्ट्रोड बना के, और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड बना के लेते हैं एक बहुत ही थिन सी शीट, किसकी, अपने प्योर मेटल की, जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होगा। फिर उसके अंदर कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने से क्या होगा, जो आपका इम्प्योर मेटल है वो धीरे धीरे प्योर में कन्वर्ट होने लग जाता है। आओ देखते हैं कैसे। ये देखिए, हम क्या करेंगे, एक बहुत मोटी सी थिक ब्लॉक लेंगे, किसका, इम्प्योर मेटल का, ठीक है। और वहीं एक बहुत पतला सा थिन ब्लॉक, बहुत पतला, किसका लेंगे, प्योर मेटल का, और इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के हम इसकी कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और इसके अंदर डाला जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से जो इम्प्योर मेटल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर का, ठीक है, सपोज ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, पर ये इम्प्योर है, कहां पर, एनोड पे, और कैथोड पे क्या है, प्योर कॉपर है। ओके, तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहां से जो इम्प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे कॉपर आयंस बना के सॉल्यूशन के अंदर जाने लग जाएगा। ओके, अब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके सॉल्यूशन के अंदर किसकी अमाउंट, क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, इन कॉपर आयंस की। अब जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, चार्ज इनबैलेंस आ जाएगा, और ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन क्या करेगा, ये अपने अंदर से यहाँ पर कॉपर आयंस को सॉलिड कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा कैथोड पे। तो इस प्रोसेस, जब ये धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी, एंड में आप देखिएगा यहाँ पे नीचे आपके पास इम्प्यूरिटीज आती हैं, उसे हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड का मतलब एनोड से आई हुई सारी इम्प्यूरिटीज, गंदगी कहाँ बैठ गई, एनोड के नीचे बैठ गई, और धीरे धीरे ये जो हमने लिया था थिक ब्लॉक इम्प्योर मेटल का, ये पतला होने लग जाएगा, और जो प्योर वाला साइड था कैथोड, वो आपका मोटा थिक होने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये बताइए, एनोड पे क्या लोगे, कैथोड पे क्या लोगे, और इलेक्ट्रोलाइट किसे बनाओगे। आंसर करते हैं। एनोड पे हम लेंगे क्या, इम्प्योर मेटल, ओके। देन कैथोड पे क्या लेंगे हम, प्योर मेटल लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट किसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम बनाते हैं जिस मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराने आए हैं, किसकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कॉपर की कराने आए थे, तो उस ही मेटल का आप सॉल्यूबल सॉल्ट लेंगे, क्या लेंगे, वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल। जिस मेटल की आपने रिफाइनिंग करानी है उसका एक ऐसा सॉल्ट जो हो सॉल्यूबल इन वाटर, वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting test tube over it as shown. अब एक आपकी क्लास का लड़का है प्रत्यूष, कोई भी हो सकता है, वो आप भी बन सकते हैं। उसने क्या किया बच्चे, उसने लिया एक स्पैचुला, उसके ऊपर डाला सल्फर और इसे बर्नर के ऊपर हीट में
धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, उसने क्या किया, यहाँ पर एक जो गैस बन रही थी, एक उल्टी टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर रख दिया और इसके अंदर वो सारी की सारी गैस को कलेक्ट, इकट्ठा कर लिया। अब हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, सेकेंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो सबसे पहले देखते हैं गैस जो है आखिर वो कौन सी गैस है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो पहले देखते हैं क्या किया है उसने, सल्फर लिया सॉलिड और उसे हीट किया, राइट। तो वो सल्फर क्या करेगा, सॉलिड सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, इसका ऑक्साइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा ए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। कौन सी गैस है हमारे पास बच्चे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक। तो SO2 भी कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, राइट। अब ये अगर एसिडिक इन नेचर है तो हम क्या देखना चाहेंगे, लिटमस पेपर कलर चेंज, राइट। हमें एक और चीज पता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, राइट। कैसे याद किया था लिटमस चेंज हमने, रेड का मतलब है डेंजर, खतरा खतरा खतरा, है ना। तो एसिड्स जो होते हैं बहुत खतरनाक हमारे लिए, एसिड का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है, ओ बच के रहना है इनसे, तो ये खतरनाक है ना, हार्मफुल है। तो वहीं से ही दिमाग में आता है डेंजर साइन, रेड सिग्नल। और वहीं से हमने याद किया था दैट एसिड के साथ लिटमस का कलर होता है रेड। कैसा, रेड। तो एसिड करते हैं ब्लू लिटमस को टर्न इनटू रेड। अब हमसे पूछे हैं दो ऑप्शंस, पहला ड्राई लिटमस पेपर एंड सेकंड वी हैव मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर ड्राई है, पहले ऑप्शन में क्या है, ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ड्राई लिटमस में नो कलर चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर के कलर में जब हम यूज कर रहे हैं ड्राई लिटमस पेपर। ऐसा क्यों होगा, क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़कर आए हैं कि ड्राई लिटमस पेपर की प्रेजेंस में ये जो गैस है, क्योंकि ड्राई लिटमस है, कहीं पे भी वाटर मॉइस्चर, राइट, बिल्कुल भी H2O प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, H+ आयंस रिलीज नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ड्राई लिटमस पेपर के अंदर कोई भी कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरा है हमारे पास क्या, मॉइस्ट लिटमस पेपर। इसके केस में क्या होगा, कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम ब्लू टू रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है। सो वाटर के कांटेक्ट में आने से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस कर लेगी और इसी से क्या हो जाएगा, H+ आयंस जब रिलीज होंगे एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे और कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, क्या होगा, अब देखो बी ऑप्शन में राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बैलेंस इक्वेशन देनी है, तो हमारे पास ये बच्चे सेकंड है, ए का ही
देन विल डू बी। अब क्या करना है, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है, हमने सल्फर लिया है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक गैस बना रहा है SO2, राइट। अब बाद में लिटमस के अंदर क्या हो रहा है, जब हम ड्राई ले रहे हैं नो कलर चेंज, कुछ भी नहीं हुआ। मॉइस्ट में ब्लू टू रेड चेंज होता है, क्यों, क्योंकि ये जो SO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2SO3, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये एसिड के बनने की वजह से कब बना, जब गैस जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आई, इसके बनने की वजह से ही कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज होता है फ्रॉम ब्लू टू रेड कलर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और बचे हुए सारे के सारे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही फुल एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, राइट। और अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हैं।